Hi kids, let's do warming up exercises for our chapter 2.5, The Happy Prince. Now in this video we'll do the exercises that are before the chapter and then we'll do the ones that are after the chapter. So we'll solve all of the question and answers for this chapter. Let's start with the first one. There are different types of short stories. Use a dictionary, internet and find out what each of the following types refer to. तो अलग अलग टाइप की शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं. हमें डिक्शनरी या इंटरनेट की मदद से जो है वो पता करना है कि ये सारी जो हैं इनका मतलब क्या है. फेबल. What is a fable? A short story typically with animals as characters conveying a moral. फेबल जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जनरली जो है जानवर जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें कोई ना कोई ज्ञान भी आपको मिलता है. जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, राइट, वो फेबल है. एनेक्डोट. Anecdote is a short, amusing or interesting story about a real incident or person. Anecdote जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक किसी सच्ची घटना पे होगी, या तो किसी इंसान के बारे में होगी या किसी सच्ची घटना के बारे में होगी, वो एनेक्डोट है. फेरी टेल. फेरी टेल इज़ अ चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट मैजिकल एंड इमेजिनरी बींग्स इन लैंड्स. फेरी टेल जो है वो बच्चों की कहानियाँ होती हैं जिसमें जनरली जादुई चीज़ों के बारे में बताया जाता है, राइट. जैसे सिंड्रेला की स्टोरी है या Alice in Wonderland, they all are fairy tale. Parable. Parable is usually short fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. So parable is usually short fictitious story. जो है वो एक छोटी कहानी होगी जो fictitious होगी, जो है वो सच नहीं है, वो कोई ना कोई fiction है और उसमें जनरली जो है उसमें भी आपको कोई नैतिक ज्ञान दिया जाएगा और वो किसी रिलीजियस प्रिंसिपल के बारे में होगी. मतलब जनरली उसमें कुछ रिलीजन के बारे में होता है. जनरली जैसे बाइबल की जो स्टोरियाँ हैं वो पैराबल हुई. ट्रेजेडी. ट्रेजेडी इज़ अ प्ले डीलिंग विद ट्रैजिक इवेंट्स एंड हैविंग एन अनहैप्पी एंडिंग, स्पेशली वन कंसर्निंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर. सो ट्रेजेडी जो है वो जनरली किसी दुखद घटना पे आधारित कहानी होगी और उसका अंत जो है वो हमेशा सैड ही होता है और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका जो है आपको पता नहीं दिखाया जाएगा कि वो कैसे गिर रहा है. ह्यूमरस स्टोरी. अ ह्यूमरस स्टोरी इज़ एन अकाउंट ऑफ एन अम्यूजिंग इंसिडेंट दैट इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर. ह्यूमरस स्टोरी क्या हुई? जिसमें जो है कोई आपको ऐसा घटना दिखाई जाए जो बहुत ही अम्यूजिंग है, बहुत ही हास्यपूर्ण है, इस टाइप की कोई घटना दिखाई जाए, वो जो है वो ह्यूमरस स्टोरी हुई. डिटेक्टिव स्टोरी. अ स्टोरी हुज प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द इन्वेस्टिगेशन एंड सॉल्विंग ऑफ अ क्राइम. ऐसी कहानी जिसमें जो है किसी चीज़ की खोजबीन हो रही हो, राइट, इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो कि जो है कौन से ये जो क्राइम हुआ है ये कैसे हुआ, किसने किया. तो अगर कोई क्राइम सॉल्विंग वाली ऐसी कोई कहानी है तो वो डिटेक्टिव स्टोरी हुई. मिथ. अ ट्रेडिशनल स्टोरी, स्पेशली वन कंसर्निंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पीपल और एक्सप्लेनिंग सम नेचुरल और सोशल फिनोमिना एंड टिपिकली इन्वॉल्विंग सुपरनैचुरल बीइंग्स और इवेंट्स. सो मिथ जो है वो जनरली उस तरह की कहानियाँ हैं जिसमें इंसान की हिस्ट्री आपको बताई जाएगी या फिर कुछ ऐसा बताया जाएगा कि दुनिया में इंसान आए उससे पहले क्या हुआ था, या फिर अगर धरती पे ऐसा हुआ तो कैसे हुआ. कुछ उस टाइप की बातें हों जो जनरली जो है वो सच नहीं होंगी, बट वो झूठ भी नहीं है, आपको नहीं पता वो सच है या झूठ है, वो कहानियाँ हैं. और इसमें जनरली जो है सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जैसे भूत प्रेत के बारे में बताएं या फिर किसी के पास कुछ अद्भुत ताकतें हैं. तो जनरली जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण महाभारत वो मिथ हुए, तो वो सच हैं या झूठ है हमें नहीं पता, बट जनरली जो है वो स्टोरीज़ जो हैं वो सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में है. Question number 2. Have you heard of birds that fly from one part of the world to another in small or large flocks? They are called migratory birds. Discuss and write down 2 reasons why they migrate and return. आपने वो चिड़ियों के बारे में सुना है, वो दुनिया के एक कोने से जो दूसरे कोने में जाती हैं ग्रुप्स में, उनको जो है माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाएं. तो आपको डिस्कस करना है और ऐसे 2 कारण लिखने हैं जिनकी वजह से ये चिड़ियाँ जो हैं ये माइग्रेट करती हैं. तो आंसर इज़ बर्ड्स माइग्रेट to move from areas of low or decreasing resources to areas of high or increasing resources. चिड़ियाँ जो है वो माइग्रेट क्यों करती हैं? ताकि वो जो है ऐसी जगह जहाँ पे उनको चीज़ें कम मिल रही हैं, कि खाना पानी ये सब कम मिल रहा है, वो ऐसी जगह को छोड़ के उस जगह पे जाती हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा ये सब चीज़ें मिलें. The 2 primary resources being sought are food and nesting locations. तो जनरली जो 2 रिसोर्सेज जिनकी वो खोज कर रही होती हैं, 2 चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं ज़रूरी वाली, वो हैं खाना
और जहाँ पे वो अपना घर बना सके, नेस्टिंग लोकेशंस। तो अगर किसी जगह पे बहुत बर्फ़ गिर रही हो तो वो वहाँ से जो है गर्म जगह पे आ जाएंगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे उनका घोंसला बनाएंगी, वो ठंड में मर जाएंगी, तो इसलिए वो जो है गर्म जगह पे आ जाती हैं। तो वो खाने और नेस्टिंग लोकेशन के लिए गर्म जगह पे आती हैं। Speech or dialogues can be reported in two ways, direct and indirect. When the exact words of the speaker are reported, we call it direct speech. When the exact words of the speaker are not reported, but just its contents, we call it indirect speech. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब जो है आप जो है स्पीकर के ने जो भी बोला है, किसी ने अगर कोई बात कही है तो आप उसे जो है एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहे हो, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर जो है स्पीकर ने जो बात कही है, आप उसकी बात को एग्जैक्टली वैसे नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो भी उसने कहा है वो कंटेंट सेम है, तो वो जो है उसका मतलब सेम है, बट आप उसे उस ढंग से नहीं कह रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि राम ने श्याम से कहा, श्याम तुम वहाँ जाओ, तो ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। बट अगर मैं ऐसे कह दूँ राम ने श्याम को बोला कि तुम वहाँ जाओ, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि बात का मतलब तो सेम है, बट वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली वो बता रही हूँ जो राम ने श्याम से कहा, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे उसने कहा। सो एग्जाम्पल्स आर डायरेक्ट स्पीच, अमर सेड आई शैल कम टू मीट यू टुमारो संकेत। अमर ने बोला मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा संकेत। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? अमर टोल्ड संकेत दैट ही वुड गो टू मीट हिम द नेक्स्ट डे। अमर ने संकेत को बोला कि वो उससे मिलने अगले दिन जाएगा, राइट। सो ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो डायरेक्ट उसे बोल रहा है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नाउ इफ़ यू नोटिस, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हर चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि वो कोट है, वो डायरेक्ट कोट है, किसी ने बोला है और मैं आपको बता रही हूँ, तो वो डायरेक्ट कोट है, इसलिए वो इन्वर्टेड कॉमास में है। इनको इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं, राइट। एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ये चले जाते हैं, और हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं। नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो जो चेंजेस दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखो। सो द फर्स्ट वन इज द इन्वर्टेड कॉमा इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच बट नॉट इन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुआ है, बट इनडायरेक्ट में नहीं हुआ है। नंबर 2 इज डायरेक्ट स्पीचेस फ्रॉम द स्पीकर स्टैंड पॉइंट, वेयर एज इनडायरेक्ट स्पीचेस फ्रॉम द लिसनर स्टैंड पॉइंट। सो डायरेक्ट स्पीच जो है वो जो बोल रहा है उसके जैसा आपको बताया जा रहा है कि उसने ऐसे कहा, तो एग्जैक्टली आप उसके दृष्टिकोण से बता रहे हो, उसके स्टैंड पॉइंट से बता रहे हो। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो आप किसके स्टैंड पॉइंट, किसके दृष्टिकोण से बता रहे हो? जो सुनने वाला है उसके, कि अगर किसी ने ये बात सुनी, अगर मैंने अमर की ये बात जो है सुनी, जो वो संकेत से कह रहा था, तो अगर मुझे आपको ये बात बतानी है तो मैं कैसे बताऊँगी? मैं ऐसे बताऊँगी, राइट। तो ये सुनने वाले का दृष्टिकोण है और ये कहने वाले का दृष्टिकोण है। There is a change in the adverb in the indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो एडवर्ब में चेंज आया है, राइट। जो ये है एडवर्ब टुमारो, ये चेंज हो गया है। टुमारो को क्या कर दिया है? नेक्स्ट डे कर दिया है। द वर्ब चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब भी चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या था? कम था, और यहाँ पे क्या हो गया? गो हो गया, राइट। तो वर्ब भी चेंज हो गया। तो एडवर्ब और वर्ब दोनों चेंज हुए हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के साइड में लिखे हुए हैं, राइट। आपके चैप्टर के हर पेज पे जो है वो साइड में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड पीपल एडमायर द स्टैचू। लोग उस मूर्ति को क्यों पसंद करते थे? पीपल एडमायर द स्टैचू बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड, इट्स आइज वर ब्राइट ब्लू जूल्स एंड अ रेड जूल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट, एवरीवन थॉट दैट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। लोग इसलिए उस मूर्ति को पसंद करते थे क्योंकि वो गोल्ड में कवर्ड थी, और उसकी आंखें जो थी वो ऐसे चमकते हुए नीले रंग के पत्थर उसमें लगे हुए थे, और उसके जो कमर थे उस पर एक लाल रंग का पत्थर लगा हुआ था। तो सबको लगता था कि ये तो कितनी खूबसूरत मूर्ति है। वॉट वर द ड्रॉप्स दैट फेल ऑन द स्वॉलो। वो जो स्वॉलो जो चिड़िया थी उसके ऊपर वो कौन सी बूंदें गिरी थी? The drops that fell on the swallow were teardrops falling from the statue's eyes. वो जो swallow के ऊपर जो गिरे थे, जो पानी के बूंद जो गिरे थे, वो tear drops थे, वो आंसू थे उस मूर्ति के। When did the happy prince realize about his suffering people? हैप्पी प्रिंस को कब पता चला उसके जो वहाँ के जो दुखी लोग थे उनके बारे में? The happy prince realized
about his suffering people only after he was dead and put up as a statue in the city. उसे तभी पता चला लोगों के दुख के बारे में जब वो मर गया था और लोगों ने उसकी जो है मूर्ति वहाँ पे शहर में लगा दी थी. तो जब वो मूर्ति लग गई तभी उसने देखा कि लोग कितने दुखी थे. What was the first gift from Happy Prince? Happy Prince का पहला तोहफा क्या था? The first gift from the Happy Prince was a red jewel from his waist. वो पहला वाला तोहफा जो है वो उसकी कमर में जो लाल रंग का पत्थर था वो था. Why was the mother forced to ignore her ailing son? वो जो माँ थी उसने वो अपने जो उसका जो बच्चा जो बीमार था, ailing मतलब बीमार जो बच्चा था, वो उसे क्यों इग्नोर कर रही थी, क्यों वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी. The mother was forced to ignore her ailing son because she was making a dress for one of the queen's ladies for a dance in the palace. वो माँ जो है वो इसलिए अपने बच्चे को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो जो है वो एक ड्रेस बना रही थी क्वीन की. क्वीन का जो ग्रुप होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं जो रानी के साथ रहते हैं उनमें से किसी एक के लिए वो जो है एक ड्रेस बना रही थी क्योंकि वहाँ पैलेस में कोई डांस होने वाला था उसके लिए. तो इस वजह से वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी. Why had the swallow felt warm? स्वॉलो को जो है गर्म क्यों लग रहा था, ऐसी गर्माहट जैसी फीलिंग क्यों आ रही थी उसे. The swallow felt warm because he had done a good thing. It was the happiness of making somebody happy that made him feel warm. स्वॉलो को जो है इसलिए ऐसे गर्माहट वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया था. तो किसी की मदद करने की जो खुशी होती है वो हमें ऐसे गर्माहट वाली एक अच्छी सी फीलिंग देती है, इसलिए वो जो है उसे ऐसा लग रहा था. What surprised the clever man? वो जो इंसान जो चालाक था उसे क्या चीज़ ने उसे आश्चर्यचकित किया. The spotting of the swallow in winter surprised the clever man. वो जो इंसान था उसने जो है एक स्वॉलो को देखा, वो भी ठंड के सीज़न में, क्योंकि वो तो गर्मी की चिड़िया है और वो उस समय उस जगह पे नहीं पाई जाती है. तो उसे देख के वो जो है वो आश्चर्यचकित हो गया था. Why was the writer unable to complete his story? वो जो लेखक था वो अपनी कहानी क्यों नहीं पूरी कर पा रहा था. The writer was unable to complete his story because it was very cold and there was no fire in the room. He was also weak and hungry. तो वो जो लेखक था वो इसलिए अपनी कहानी नहीं पूरी कर पाया था क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी और उसके कमरे में आग नहीं जल रही थी और वो बहुत ही कमज़ोर भी था और भूखा भी था. राइट, उसके कमरे में आग भी नहीं थी और वो बहुत ही कमज़ोर भी था, तो इस वजह से वो कहानी नहीं पूरी कर पाया. What did the writer conclude when he saw the blue jewel? तो जब उस लेखक ने जो है वो नीले रंग का पत्थर देखा तो उसे क्या लगा, उसने क्या समझा. The writer concluded that somebody liked his story and the blue jewel was a gift as an appreciation of that. उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जो है उसकी कहानी को बहुत पसंद किया. राइट, और वो ब्लू जूल जो था वो नीले रंग का पत्थर जो है उसे गिफ्ट की तरह दिया था कि तुमने इतनी बढ़िया कहानी लिखी है इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ, उसे ऐसा लग रहा था. Why did the swallow wish to go to Egypt? स्वॉलो को इजिप्ट क्यों जाना था. The swallow wished to go to Egypt because winter was approaching and he could only survive in the warm weather of Egypt. उसे इसलिए जाना था इजिप्ट क्योंकि ठंड आ रही थी. राइट, और वहाँ पे बहुत ठंड होती थी, बट इजिप्ट की गर्म हवा में जो है उसे अच्छा लगता, वो वहीं पे सरवाइव कर पाता वहाँ की गर्मी में, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता था. Why did the swallow refuse to take off the other eye? वो swallow जो है वो दूसरी वाली आँख लेने से क्यों मना कर रहा था, वो क्यों बोल रहा था हैप्पी प्रिंस को कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं लूँगा. The swallow refused to take off other eye because that would have blinded the happy prince. वो इसलिए जो है रिफ्यूज़ कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो वो हैप्पी प्रिंस जो है वो अंधा हो जाए. राइट, अगर वो दोनों आँखें ले लेता तो वो तो अंधा हो जाता और वो ऐसा नहीं चाहता था. What sufferings did the swallow discover and report to the happy prince? स्वॉलो ने कौन कौन से दुख देखे और फिर उसने आके हैप्पी प्रिंस को वो कौन कौन से दुख बताए. तो स्वॉलो ने क्या देखा. He saw the poor people sitting at the gate. उसने लोगों को, गरीब लोगों को गेट पे बैठे हुए देखा. He flew into the dark streets and saw the white faces of hungry children with sad eyes. वो जो है वो अंधेरी गलियों में उड़ा और उसने देखा कि जो बच्चे थे उनकी आंखें बहुत ही दुखी थी और उनके चेहरे जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे क्योंकि वो भूखे थे. अंडर अ ब्रिज 2 little boys were lying close together to keep warm. एक पुल के नीचे जो है उसने 2 बच्चों को लेटे हुए देखा जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे ताकि जो है वो गर्म रहें क्योंकि वहाँ इतनी ठंड थी.
इन वॉट स्टेट डिड द इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी फाइंड द स्टैचू। जो महत्वपूर्ण इंसान जो था शहर का, उसने उस स्टैचू को किस कंडीशन में पाया। उसने देखा तो वो कैसी लग रही थी जो मूर्ति थी एंड में। द इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी फाउंड द गोल्डन स्टैचू लुकिंग लाइक बेगर, ऑल द गोल्ड एंड जूल्स वर गॉन एंड इट लुक्ड ग्रे एंड अगली। जो वो महत्वपूर्ण इंसान था शहर का, उसने देखा कि वो जो सोने की मूर्ति थी वो तो बिल्कुल भिखारियों जैसी लग रही थी। उसका सोना जो है और उसके जितने भी पत्थर थे कीमती वाले सब चले गए थे, और वो जो है वो बिल्कुल ग्रे और अगली, बहुत ही बेकार सी लग रही थी। What do you think was the part of statue which did not melt? आपको क्या लगता है स्टैचू का कौन सा हिस्सा था जो नहीं गला? The broken heart was the part that did not melt. जो उसका टूटा हुआ हार्ट था, दिल था, वो नहीं मेल्ट हुआ था। Why did the servants of God take the broken heart and the dead bird to God? वो जो भगवान के जो सेवक थे वो उस टूटे हुए दिल को और वो मरी हुई चिड़िया को क्यों भगवान के पास ले गए? The servants of God took broken heart and dead bird to God because he had asked to bring him two best things in the city. वो इसलिए लेके गए क्योंकि भगवान ने कहा था कि इस शहर से जो दो बेस्ट चीज़ें हैं, जो इस शहर की दो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे लिए लेके आओ। तो उन नौकरों ने सोचा कि ये जो टूटा हुआ हार्ट है और ये जो मरी हुई चिड़िया है यही बेस्ट चीज़ें हैं, तो इसलिए वो जो है उसे भगवान के पास लेके गए। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं ये सारे वो हैं जो चैप्टर के बाद जो हैं, तो ये उनके आंसर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। से वेदर दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स वंस। हमें जो है बताना है ये सेंटेंस सच हैं या झूठ हैं, और जो गलत हैं हमें उन्हें सही करना है। सो फर्स्ट वन इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ विलियम ब्लेक। ये गलत है, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा कहानी के जस्ट एंड में जो है राइटर का नाम दिया हुआ है, और वो नाम क्या है? वो ऑस्कर वाइल्ड है। सो द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ ऑस्कर वाइल्ड। एवरीवन एडमायर्ड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सब लोग जो है वो उसकी मूर्ति की तारीफ करते थे। ये ट्रू है, सही बात है। द मदर वॉज वर्किंग व्हेन द स्वॉलो ब्रॉट द येलो जूल। ये गलत है, राइट? क्योंकि वो माँ काम कर रही थी, बट वो स्वॉलो कौन से रंग का जूल लाया था? कौन से रंग का पत्थर था? रेड रंग का। सो द करेक्ट इज द मदर वॉज वर्किंग व्हेन द स्वॉलो ब्रॉट द रेड जूल। ये करेक्ट सेंटेंस है। नंबर डी, द टू बेस्ट थिंग्स द सर्वेंट्स ब्रॉट टू गॉड वर गोल्ड एंड जूल स्टोन्स। ये गलत है, राइट? क्योंकि भगवान के पास जो उनके नौकर थे वो कौन सी बेस्ट चीज़ें लाए थे? वो सोना और पत्थर नहीं थे, वो क्या थे? वो टूटा हुआ दिल था और वो मरी हुई चिड़िया थी। ये दो चीज़ें लाए थे। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। द टू बेस्ट थिंग्स द सर्वेंट्स ब्रॉट टू गॉड वर द ब्रोकन हार्ट एंड डेड बर्ड। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो है होमोफोन्स ढूंढने हैं इन सारे वर्ड्स के। ना होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड बिल्कुल सेम करते हैं, हम उन्हें प्रोनाउंस बिल्कुल सेम करेंगे, बट उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब अलग अलग होता है। वो लिखे अलग ढंग से जाते हैं और उनका मतलब भी अलग अलग है। तो यहाँ पे वो होमोफोन्स है। वीक का क्या है? वीक, राइट? ये वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और ये वाला वीक जो है डबल ई वाला, ये है हफ्ता। ये है देर, देर मतलब उनका, और ये वाला देर जो है इसका मतलब है वहाँ पे। ये है ब्लू, ब्लू मतलब किसी चीज़ में हवा भरना, और ब्लू मतलब नीला रंग, राइट? ये है सी, इसका मतलब समुंदर। ये वाला सी का मतलब क्या हुआ? देखना। ये है रेड, रेड मतलब कोई चीज़ पड़ी हो तो उसका पास्ट टेंस हुआ रेड, राइट? पढ़ा हुआ। और ये रेड का मतलब है लाल रंग। वेस्ट का मतलब कचरा, और ये वाला जो वेस्ट है इसका मतलब कमर। ये नो का मतलब हुआ पता, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होना, नो। ये नो है नहीं, एनओ वाला। नॉट का मतलब KNOT मतलब जो है कोई गांठ बंधी हुई, एंड NOT मतलब हुआ नहीं, राइट? नॉट। थ्रू का मतलब हुआ कोई चीज़ फेंकना, और थ्रू मतलब किसी चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ के मध्य से जाना। राइट, RIGHT का मतलब क्या हुआ? राइट का मतलब हुआ सही, और WRITE का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। सो ये सब होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट वन इज आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको अपने शब्दों में देने हैं। सो वेयर वॉज द हैप्पी प्रिंसेस स्टैचू लोकेटेड। जो हैप्पी प्रिंस था उसकी स्टैचू कहाँ पे थी? द हैप्पी प्रिंस स्टैचू वॉज लोकेटेड हाई अबव द सिटी। वो शहर के ऊपर जो है थी, शहर के बहुत ऊपर कहीं पे स्थित थी।
Why did the swallow decide to stay under the statue of the happy prince at night? वो swallow जो वो चिड़िया थी उसने ये क्यों डिसाइड किया कि वो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के नीचे रहेगी? The swallow decided to stay under the statue of the happy prince because it was high up and so there was plenty of fresh air. उसने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वो बहुत ऊपर थी, राइट? वो शहर में सबसे ऊपर कहीं पे तो स्थापित थी, तो उसने सोचा कि ये इतनी ऊपर है तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश हवा आएगी, ताज़ी ताज़ी हवा, इसलिए उसने सोचा यहाँ पे रात बिताते हैं. वाई वॉज द प्रिंस सैड? प्रिंस जो है वो दुखी क्यों था? प्रिंस वॉज सैड टू सी ऑल द अनहैप्पीनेस इन द सिटी. प्रिंस जो है वो अपने शहर में इतना दुख देख के दुखी था. वॉट वॉज द फर्स्ट टास्क गिवन टू द स्वॉलो? स्वॉलो को सबसे पहला वाला काम क्या दिया था उसने? द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू टेक द ग्रेट रेड ज्यूल फ्रॉम हिज वेस्ट एंड गिव इट टू अ पुअर वुमन हुज सन वॉज इल एंड हंग्री. जो हैप्पी प्रिंस था उसने स्वॉलो को बोला था कि उसकी कमर में से जो है वो लाल रंग का पत्थर जो है वो ले जाए और वो उस औरत को दे दे जो बहुत ही गरीब है और उसका बेटा जो है वो बीमार भी है और भूखा भी है. तो उसने बोला था उसे जाके दे दो वो पत्थर. दिस वॉज स्वॉलोज फर्स्ट टास्क. ये जो है ये स्वॉलो का पहला काम था. टू whom did the prince give the 2 gemstones of his eyes? The prince gave one of the 2 gemstones of his eyes to a young writer who was unable to complete his story as it was very cold and he did not have any fire in his room. तो वो जो प्रिंस था उसने अपनी आँखों के 2 पत्थर किन्हें देने के लिए बोला था? उसने कहा था कि उसमें से जो पहला वाला है वो तो इस लेखक को दे दो जो है अपनी कहानी नहीं पूरी कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड है और उसके कमरे में आग भी नहीं है. द अदर gemstone was given to the poor little girl whose egg had fallen to the ground and broken. जो दूसरा वाला पत्थर था वो उसने बोला था कि वो उस गरीब लड़की को दे दो जिसके अंडे गिर गए हैं और वो टूट गए हैं, तो वो इस चक्कर में वो कुछ पैसे नहीं कमा पाएगी क्योंकि उसके तो अंडे ही गिर गए हैं, तो इसलिए उसने बोला था कि उसकी जाके मदद कर दो, राइट? What decision did the swallow finally make? Was it a wise one? Comment. swallow ने फाइनली क्या डिसाइड किया? क्या वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन था? क्या वो सही था? आपको लगता है कि वो अक्लमंदी वाला काम था? कमेंट करिए उस पर. द स्वॉलो फाइनली डिसाइडेड नॉट टू गो टू इजिप्ट बट टू रिमेन विद द हैप्पी प्रिंस whom ही लव्ड वेरी मच. स्वॉलो ने डिसाइड किया कि वो इजिप्ट नहीं जाएगा और वो हैप्पी प्रिंस के पास ही रहेगा क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था. इट वॉजंट अ वाइज डिसीजन इन माई ओपिनियन बिकॉज इट लेड टू द डेथ ऑफ द स्वॉलो. मेरी नज़र में तो ये अक्लमंदी वाला डिसीजन नहीं था क्योंकि इसकी वजह से उसकी मौत हो गई, राइट? वहाँ इतनी ठंड थी कि वो मर गया. बट इट वॉज अ डिसीजन मेड फ्रॉम द हार्ट एंड वॉज एन इमोशनल डिसीजन दैट वॉज रिवॉर्डेड इन हेवन. लेकिन ये जो डिसीजन था ये उसने अपने दिल से लिया था और एक इमोशनल निर्णय था जिसकी वजह से उसे जो है स्वर्ग में भगवान ने पुरस्कार दिया था. तो इस डिसीजन का उसे फ़ायदा तो हुआ लेकिन स्वर्ग में हुआ, यहाँ इस दुनिया में तो वो मर गया. Why did the swallow finally decide not to leave the prince? स्वॉलो ने फाइनली ये क्यों डिसाइड किया कि वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा? The swallow finally decided not to leave the prince because he loved him very much. क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करने लगा था. What message do you get from this story? आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? The message that we get from this story is that we should be loyal, generous and compassionate. कि हमें जो है हमें लॉयल होना चाहिए, राइट? हम वफ़ादार हो, जेनरस हो, हमारा दिल बड़ा हो एंड कंपैशनेट हो, मतलब हम लोगों के बारे में सोचें, हमारे दिल में दया हो लोगों के लिए. ऑल दीज क्वालिटीज़ विल नॉट ओनली हेल्प अस बी अ बेटर पर्सन हेयर बट विल ऑल्सो गेट अप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड इन हेवन. ये सारी जो खूबियाँ हैं इनकी वजह से हम इस दुनिया में ही एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे बल्कि जो भगवान के पास जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो वहाँ पे भी जो है इन खूबियों की तारीफ़ होगी और इनकी वजह से हमें अच्छा लगेगा, हमें भगवान इनाम देंगे. तो ये खूबियाँ जो हैं ये इस दुनिया में ही नहीं उस दुनिया में भी हमारे लिए काम आएंगी. सो लेट्स स्टडी इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स. ना ये क्या है? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता है, राइट? हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये पता है ना. इन्फिनिटिव वहाँ पे क्या कर रहा है? इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब का फॉर्म है और वो क्या है? वो जनरली या तो आप उसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी भी चीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो. आप इस वर्ब में सिर्फ इतनी सी चीज़ कर रहे हो कि आप उसके आगे टू लगा दे रहे हो. तो वो जो आप टू लगा रहे हो उससे जो है वो स्टडी जो है वो इन्फिनिटिव बन गया है, उसका कोई भी फॉर्म नहीं चेंज होगा. आप उस स्टडी जो है वो जो वर्ब है स्टडी उसके आगे आप एस ई डी कुछ भी नहीं लगा रहे हो, उसका आप
टेंस नहीं चेंज कर सकते हो, आप उसका जो है आप उससे सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हो, वो सेम ही रहेगा, ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा. सो दैट इज़ इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में जनरली जो वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म आता है, यू नो, वर्ड का, जो वर्ड का डिक्शनरी का फॉर्म है, उसमें ना प्रीफिक्स ना सफिक्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो जो है वो इन्फिनेटिव हो जाएगा. एंड इन्फिनेटिव जो है वो जनरली जो है वो टू से होता है, तो आप उसे पहचानना इसलिए आसान हो जाता है कि जनरली जो है वो वर्ब के आगे टू लगा होगा. सो अगर वर्ब के आगे टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव है. नाउ कभी कभी जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी होता है, यानी कैन, मस्ट, माइट, मे, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं उसके आगे, बट जनरली टू ही होता है. Now let's see participles. Now what are participles? Participles is a verb being used as an एडजेक्टिव. पार्टिसिपल क्या है? वो वर्ब है जिसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, कि जनरल सेंस में तो वो एक्शन वर्ड ही होगा, बट यहाँ पे हम जो है अगर हम उसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम उससे नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो है वो पार्टिसिपल हो जाएगा. तो वो जो शब्द है वो जनरली जो है वो एक्शन वर्ड की तरह लगता है, बट यहाँ पे जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है. दैट्स वाई इट्स अ पार्टिसिपल. Now look at this sentence. My favorite TV show was interrupted because of breaking news. मेरा जो favorite TV show था वो interrupt हो गया, क्यों? क्योंकि breaking news आ गई. Now if you see, ये breaking जो word है, generally अगर मैं breaking word use करूँ कहीं पे तो वो action verb है, right? Action word है. मैं बोलूँ somebody is breaking a glass, तो ये वो action कर रहा है, right? वो glass को तोड़ रहा है. This is an action. तो ये usual sense में ये एक verb है. बट यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहा है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है कि न्यूज़ कैसी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी. तो ये क्या हो गया? ये पार्टिसिपल हो गया. नाउ लुक एट मोर एग्जांपल. सो सारा गेव अ मूविंग स्पीच एट द वेडिंग रिसेप्शन. सारा ने जो है वेडिंग रिसेप्शन पे एक मूविंग स्पीच दिया. नाउ मूविंग वर्ड इज़ अ वर्ब जनरली, राइट? मैं बोलूँ समबडी इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर, राइट? तो मतलब वो यहाँ से मूव हो रहा है, ये एक्शन वर्ड है, राइट? कोई यहाँ से वहाँ जाए तो ये एक्शन हुआ. सो दैट्स अ वर्ब. बट इस जगह ये मूविंग कैसे यूज़ हुआ है? ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो स्पीच जो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है. वो स्पीच कैसा था? मूविंग था, राइट? कि दिल को छूने वाला स्पीच था. सो दिस इज़ अ पार्टिसिपल हेयर. नाउ इन द सेंटेंसेस शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल and the writing table is a mess. Swimming and writing are in the verb plus ing form and function as adjective. They are present participles. अगर आप ये सेंटेंस देखो, she dived into the swimming pool. उसने जो स्विमिंग पूल है उसमें कूदी मारी. तो इसमें जो है, या फिर राइटिंग टेबल इज़ अ मेस. राइटिंग टेबल जो है वो बिल्कुल बेकार हो रखी है. तो ये जो है सेंटेंस, इसमें वर्ब प्लस ing कर दिया है. ये जो स्विमिंग है ये जनरली वर्ब होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. पूल कैसा है? स्विमिंग वाला पूल है जिसमें आप तैर सकते हो. तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया. राइटिंग टेबल जो है, जनरली राइटिंग क्या है? वो वर्ब हुआ, राइट? अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग समथिंग, सो राइटिंग इज़ अ वर्ब. बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं टेबल को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि टेबल कौन सी है? लिखने वाली टेबल है. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पार्टिसिपल. सो ये क्या है? ये करंट सिनारियो को बता रहे हैं, राइट? सो दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. इन द सेंटेंसेस द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन जूल्स एंड ही बैंडेज्ड हिज ब्रूज्ड आर्म. स्टोलन एंड ब्रूज्ड आर इन द वर्ब प्लस en ed फॉर्म एंड फंक्शन इज एडजेक्टिव्स. तो ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, राइट? क्योंकि आप देखो, पुलिस जो है उसने जो है जो चुराए हुए गहने थे वो रिकवर किए. तो इसमें जो गहने हैं वो चुराए हुए हैं, तो ये गहनों को डिस्क्राइब क्या किया जा रहा है कि वो चोरी हुए थे, राइट? तो ये एडजेक्टिव है. जबकि अगर आप देखो तो स्टोलन जो है वो जनरली एक वर्ब होगा, बिकॉज इट्स एन एक्शन वर्ड, किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. बट इस सेंस में यहाँ पे क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ही बैंडेज्ड हिज ब्रूज्ड आर्म. उसने जो उसकी हाथ में जो चोट लगी हुई थी उस पर बैंडेज लगाई. तो ये ब्रूज जो है ये एक्शन वर्ड की बजाय यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, आर्म को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है. एंड क्योंकि ये जो है ये ed लगा हुआ है यहाँ पे और en लगा हुआ है, तो ये पास्ट बता रहे हैं. सो व्हाट आर दे? दे आर पास्ट पार्टिसिपल्स. लेट्स सी gerunds. नाउ व्हाट आर gerunds? Gerunds आर फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट आर यूज्ड एज नाउन. तो यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस देखो, आई लव स्विमिंग. नाउ स्विमिंग इज अ वर्ब, राइट? तैरना एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है. बट यहाँ पे वो किस सेंस में यूज़ हो रहा है?
यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि वो एक्टिविटी का नाम हो गया, किसी चीज़ का, किसी एक्टिविटी का नाम है वो. सो व्हाट इज़ इट? इट्स अ नाउन हेयर. तो ये बन गया जेरेंड बिकॉज इट्स अ वर्ब विच इज़ यूज्ड एज अ नाउन. वेयर एज पार्टिसिपल में क्या था? वो वर्ब था बट वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था. Now in this sentence, reading is a good habit. Again, reading जो है वो action word है, right? वो verb है. But यहाँ पे वो किस sense में use हो रहा है? यहाँ पे वो एक activity के नाम की तरह use हो रहा है, तो वो noun बन गया. So this is gerund. Now gerund जो है वो generally ing में use होते हैं, end होते हैं. सारे gerund जो है वो ing में end होंगे. But जब भी आप gerund को फाइंड आउट करो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि gerund जो है ing में end होते हैं, बट participles भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये स्विमिंग पूल जो था, ये ing जो था, दिस इज एंडिंग इन ing, राइट? सो बट दिस इज़ नॉट अ जेरेंड क्योंकि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल जो है ये नाउन नहीं है, ये स्विमिंग पूल है. ये पूल के बारे में बता रहे हैं कि वो तैरने वाला पूल है. सो दिस इज एडजेक्टिव. जबकि ये जो नेक्स्ट वाला है ये नाउन है, यहाँ पे वो एक एक्टिविटी का नाम है. सो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि जेरेंड को जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हर ing में एंड होने वाला जेरेंडी हो, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है. सो यू विल हैव टू सी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि ये सेंटेंस में ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है. नाउ लेट्स सी सम डिफरेंसेस देयर. सी, इन्फिनेटिव इज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव. सो इन्फिनेटिव क्या है? उसमें जो वर्ब है वो एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीनों की तरह यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट इन्फिनेटिव में एक मेन चीज़ क्या है कि उसमें जो वर्ब है वो अपने मेन फॉर्म में यूज़ होगा और उसके आगे टू लगेगा. तो आप जब भी किसी वर्ब को उसके मेन फॉर्म में यूज़ कर रहे हो कि आप उसके आगे सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लगा रहे हो, उसका टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, उसका आप सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं कर रहे हो, वो अपने बेस फॉर्म में वर्ड है और उसके आगे टू लगा हुआ है, तो वो इन्फिनेटिव हो गया. पार्टिसिपल क्या है? वो वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है. ना उसमें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है. आपको बस ये देखना है कि वो वर्ब जो है वो अगर कहीं पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा हो, मतलब वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा हो, तो वो जो है वो पार्टिसिपल है. जेरेंड क्या है? वो है कि वो वर्ब है जो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, वो ing में एंड होगा, बट आपको वहाँ पे बस इतना देखना है कि वो पार्टिसिपल भी हो सकता है. बस डिफरेंस है कि यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है जेरेंड में, और पार्टिसिपल में वो जो है एडजेक्टिव की तरह हो रहा है. नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस हियर. एग्जांपल 1. सी इन्फिनेटिव का, आई वाज प्लानिंग टू मूव टू द नियरेस्ट लोकेलिटी नेक्स्ट वीक. नाउ सी, टू मूव अपने बेस फॉर्म में है ये जो वर्ड है, राइट? इसमें आपने मूविंग, मूव्ड ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बेस वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है मूव. इसके आगे सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ नहीं लगा है, एंड टू लगा हुआ है. सो व्हाट इज इट? इट्स अ इन्फिनेटिव. वी हैव बीन वेटिंग टू सी यू प्ले. टू सी, यहाँ पे सी जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वर्ड, एंड उसके आगे टू लगा हुआ है. सो दिस इज इन्फिनेटिव. इन दिस वन दे हैव लर्नड ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स. सो यहाँ पे ये जो लर्नड है दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सो इट्स अ पार्टिसिपल हेयर. टीना इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू पिक हिम अप. सो this is used as an adjective here, hence it's a participle. See examples of gerunds here. Listening to music while working can calm your mind and help you work more efficiently. Now listening to music, ये जो है ये यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम हो गया. Instead of a verb it's become a noun here, that's why it's a gerund, and it's also ending in ing. She spends her free time gardening. Now again gardening जो है वो noun की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि वो एक एक्टिविटी का नाम है. So this is a gerund. Okay, so यहाँ पे हमें जो है आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये इन्फिनेटिव हैं, पार्टिसिपल हैं या जेरेंड है. Now first one is I wish to go to Egypt. ये क्या है? टू गो. ये इन्फिनेटिव है. क्यों है? क्योंकि पहला तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, राइट? और ये जो गो वर्ड है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, राइट? ये गोइंग नहीं है, ये गोज नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वर्ड है. तो ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे लाइक्ड हिज रिटन स्टोरीज. नाउ इफ़ यू सी, ये जो वर्ड रिटन है ये यहाँ पे है तो ये वर्ब, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि स्टोरीज जो वो नाउन है उसे डिस्क्राइब कर रहा है. कैसी स्टोरीज है? वो लिखी हुई. सो दैट्स वाई इट्स अ पार्टिसिपल.
नाउ इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज इट्स एंडिंग इन en. अगर en या ed में एंड हो सेंटेंस तो वो क्या है, वो वर्ड अगर en या ed में एंड हो तो वो पार्टिसिपल पास्ट है. He's trying to finish a story. Now again, to is added to finish, right? And finish is in its original form, right? Finished नहीं है, finishes नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने original form में ये word है. So this is infinitive. Next is suffering is stranger than anything. Now suffering is ending in ing and it's used as a noun. ये जो है suffering को describe कर रहे हैं. Suffering main subject है यहाँ पे, तो वो noun है. So this is gerund. The dying swallow fell at his feet. Now यहाँ पे dying जो है ये एक verb है, बट यहाँ पे ये कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, यहाँ ये swallow के लिए डिस्क्राइब हो रहा है. swallow जो है वो noun है और noun को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है dying, जो मरता हुआ swallow था. So this is a participle and it's ending in ing, so it's present. ये अभी की बात है, ये हो रही है. dying swallow, ये जो मरता हुआ जो swallow है. He began to cry. To यहाँ पे है और cry जो है अपने original form में है word, right? cried नहीं है, cries नहीं है, cry है. So this is infinitive. Next is he watched the working seamen. Now ये ing में end हो रहा है, but this is not a gerund, this is a participle because seamen को describe कर रहा है ये word. जो seamen थे, जो समुद्र में काम करने वाले लोग थे, वो working थे, वो काम करने वाले लोग थे. तो ये जो है ये पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट है क्योंकि ये ing में एंड हो रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग डायलॉग्स फ्रॉम द स्टोरी इन इनडायरेक्ट स्पीच. हमें ये सारी जो चीज़ हैं इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो हेयर देयर आर डायरेक्ट कोट्स, राइट? जो जिसने बोला वो वैसे लिखा हुआ है, बट मुझे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो ए इज हु आर यू, आस्क्ड द बर्ड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. Then why are you crying? I am wet with your tears. So when you put it in indirect speech, you will say the bird asked the happy prince who he was, right? यहाँ पे question mark है. So the bird asked the prince who he was. When the prince replied that he was the happy prince, the bird asked why he was crying if he was the happy prince, and added that he was wet with his tears, right? यहाँ पे उसने एक extra बात को add कर दिया है पूछने के बाद. So you can always put that word here saying and added that. So you are just adding something to this sentence. Now B. The happy prince looked very sad and the little swallow was sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night. Tomorrow I'll take the jewel. Thank you, little bird, said the prince. So if you change it to indirect, it would be the happy prince looked very sad and the little swallow was very sorry for him. He said that though it was very cold there, he would stay with the prince for one more night and take the jewel tomorrow. The prince thanked the little bird, right? यहाँ पे उसने thank you बोला है. So the prince thanked the little bird. Now see, little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? My friends are waiting for me, answered the bird. Now indirect would be the prince asked the little bird. यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है, राइट? प्रिंस ने, क्वेश्चन मार्क है. सो यू कैन से द प्रिंस आस्क्ड द लिटिल बर्ड. नाउ इफ देयर वाज नो क्वेश्चन मार्क, व्हाट वुड यू से? सेड. बट बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, यू आर सेइंग द प्रिंस आस्क्ड द लिटिल बर्ड इफ ही वुड स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट. द बर्ड रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम. D. Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm. We are so hungry, they said. You cannot lie there, shouted a guard. Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm. They said they were hungry. A guard shouted at them and told them that they could not lie there. E. Goodbye, dear prince, he said. I am glad that you are going to Egypt, said the prince. You have stayed too long. I am not going to Egypt, said the swallow. I am going to the house of God. The bird bid goodbye to the prince, right? यहाँ पे bid goodbye क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे उसने goodbye बोला है, right? When you say goodbye to somebody, you use it as bid. यानी उसको goodbye बोला उसने. So the bird bid goodbye to the prince. The prince replied saying he was happy that the swallow was going to Egypt finally, as he had already stayed too long. The swallow told him he wasn't going to Egypt, but to God's house.
Number 7. If you could change the end of the story, that is after the swallow refused to fly to Egypt, how would you change it? Summarize your idea in 10 to 12 lines. अगर आप इस स्टोरी का एंड चेंज कर दो जिसमें जो है स्वॉलो जो है वो इजिप्ट जाने से जब उसने मना कर दिया, तो उसके बाद अगर आपको वो एंड जो चेंज करना है अगर आप वो कर दो तो वो आप कैसे करोगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. So the swallow refused to leave the happy prince and fly to Egypt. The story of their friendship became a legend and everybody would come to see them. swallow ने जब जो है हैप्पी प्रिंस को मना कर दिया कि वो इजिप्ट नहीं जाएगा, तो उनकी जो मित्रता की जो कहानी थी वो एक लेजेंड बन गई, वो जो है बहुत फेमस हो गई और सब लोग उनको देखने आने लगे. People brought a lot of gifts as well for the bird, including a warm bird house and food. लोग जो है वो बहुत सारे तोहफे भी लाने लगे और वो चिड़िया के लिए जो है एक बर्ड हाउस भी लेके आए, एक घर भी लेके आए जहाँ पे वो रह सके और खाना भी लेके आए. The swallow never left the side of his friend and supported the happy prince till he died. स्वॉलो ने जो है वो कभी भी अपने मित्र की साइड नहीं छोड़ी और उसने जब तक वो नहीं मर गया, जब तक उसने हैप्पी प्रिंस को जो है सपोर्ट किया, उसके लिए सब कुछ किया, उसकी मदद भी की और उसने जो है उसका साथ नहीं छोड़ा. After his death, he was taken to heaven and God decided to reunite him with his friend, and hence the heart of the statue was brought from the mortal land and they both lived happily together in heaven. जब वो मर गया स्वॉलो, तो जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने सोचा कि चलो इसे इसके मित्र से वापस मिला देते हैं. तो इसलिए भगवान ने अपने सेवकों को बोला कि उसका जो दिल है, वो जो मूर्ति है उसका दिल ले आओ, और फिर वो लोग जब उसका दिल ले आए मूर्ति का, तो वो जो है स्वॉलो अपने मित्र के साथ स्वर्ग में अच्छे से रहने लगा. सो दिस इज़ हाउ आई हैव चेंज्ड द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी. Number 8. Think of one of your favorite stories. Fill in the following facts about the story. आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी हो उसके बारे में आपको सोचना है, जो भी आपकी फेवरेट किताब है, और उसके बारे में ये जो फैक्ट्स इन्होंने बोले हैं वो सब हमें यहाँ पे लिखने हैं. तो मेरी फेवरेट स्टोरी है मैटिल्डा. ये किस टाइप की स्टोरी है? ये एक फैंटेसी स्टोरी है, राइट. ये सच नहीं है मैटिल्डा जो कहानी है, और ये जो है बच्चों की फिक्शन कहानी है, फिक्शनल कहानी है, ये सच नहीं है. ये सेट कब पे है? ये 1980s में सेट है. 1980s का जो टाइम है उसमें ये सेटिंग है, इसकी कहानी उस समय पे लिखी गई है. और ये कौन से देश में सेट है? इंग्लैंड में. इंग्लैंड में इसकी कहानी जो बेस्ड है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन है? मैटिल्डा है, मिस हनी है, मिस ट्रंचबुल है, मिस्टर वॉर्मवुड है और लेवेंडर है. ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. थीम क्या है या प्लॉट क्या है स्टोरी का? तो मेन थीम ऑफ रोल्ड डाल्स मैटिल्डा इज दैट गुड ट्रायम्फ्स ओवर ईविल. जो उसका मेन थीम है वो ये है कि जो है सच्चाई की जो है वो हमेशा जीत होती है बुराई के ऊपर. ये जो है ये उसका थीम है. कॉन्फ्लिक्ट या डायलेमा, वो जो बुक है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसमें ट्विस्ट क्या है, उसमें कहानी में प्लॉट क्या है? तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड ऑप्रेसिव क्रूअल अडल्ट्स. तो कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में है? बच्चे और ऑप्रेसिव क्रूअल अडल्ट्स. ऐसे बड़े लोग जो दूसरे को दबाते हैं, उस टाइप के लोगों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट है. अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन द बुक इज़ फैमिली रिलेशनशिप. एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो उनके पारिवारिक रिश्ते जो हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा है. तो ये भी एक कहानी में ट्विस्ट है. सॉल्यूशन, हाउ मैटिल्डा ओवरकम्स द हार्डशिप्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद मिस हनी. तो जो स्टोरी है उसमें उसको सॉल्व कैसे किया गया है, मैटिल्डा जो है वो कैसे जो है सारी कठिनाइयों से गुजर के जो है मिस हनी के साथ जो है एक रिश्ता बनाती है, एक बॉन्ड फॉर्म करती है. एंड द बुक मैटिल्डा एंड्स विद मिस हनी अडॉप्टिंग मैटिल्डा एंड द वॉर्मवुड्स ड्राइविंग अवे. जो स्टोरी है उसके एंड में जो है मैटिल्डा जो है वो मिस हनी जो है वो मैटिल्डा को अडॉप्ट कर लेती हैं, और वॉर्मवुड्स जो हैं वो मैटिल्डा के माँ और बाप हैं. तो वो जो है वो चले जाते हैं और मिस हनी उसे अडॉप्ट कर लेती है. ये एंड है.